हमें स्कूल में एक सीधी सी कहानी बताई गई है। ब्रिटिश इंडिया से इसलिए चले गए क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रांग हो गया था। गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, लोग जेल गए, प्रोटेस्ट हुए और आखिर ब्रिटेन ने मान लिया कि कॉलोनियल रूल गलत है। ये कहानी इमोशनल है, इंस्पायरिंग है और नेशनल मेमोरी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन अगर हम 1947 को सिर्फ इसी कहानी से समझेंगे तो हम हिस्ट्री का डीपर स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। हिस्ट्री अक्सर मोरालिटी से कम और पावर, कॉस्ट और पॉसिबिलिटी से ज़्यादा चलती है। इसलिए हमें 1947 को थोड़ा शांत दिमाग से देखना होगा। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया कि इंडिया को जून 1948 तक पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये एक कॉशियस टाइमलाइन थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने डेट को बदलकर अगस्त 1947 कर दिया, मतलब सिर्फ 5 महीने। सोचिए, 40 करोड़ लोगों का देश, जहां धर्म, भाषा और राजनीति की बहुत डाइवर्सिटी थी, उसका फ्यूचर 5 महीने में डिसाइड हो गया। अगर ये एक शांत और सोचा समझा मॉरल डिसीजन होता तो प्रिपरेशन डिटेल में होती, बॉर्डर्स को डिसाइड करने के लिए टाइम दिया जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी स्टेप्स लिए जाते। लेकिन जो हुआ वो जल्दी में हुआ, और जल्दी तब होती है जब प्रेशर ज़्यादा हो। इस प्रेशर को समझने के लिए हमें 1945 पर वापस जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ब्रिटेन जीतने वालों में था, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो चुकी थी। वॉर ने ट्रेजरी को ऑलमोस्ट खाली कर दिया था। नेशनल डेट जीडीपी का लगभग 250% तक पहुंच गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज था, फैक्ट्रीज ओवरवर्क थी, एक्सपोर्ट कम हो गया था। 1946 में ब्रिटेन को यूनाइटेड स्टेट्स से $3.75 बिलियन का लोन लेना पड़ा। ये एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की निशानी नहीं होती, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल की निशानी होती है। वॉर के दौरान इंडिया ने ब्रिटेन को सपोर्ट दिया था। पेमेंट के रूप में स्टर्लिंग बैलेंस जमा होते गए। 1945 तक ये लगभग 1.3 बिलियन पाउंड तक पहुंच गए। सिंपल शब्दों में कहें तो ब्रिटेन पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा था। पॉलिटिकल कंट्रोल उनके पास था, लेकिन पैसा और रिसोर्स पर प्रेशर क्लियर था। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ डिसाइड नहीं करता। एम्पायर तब तक चलता है जब तक उसके पास फोर्स के थ्रू कंट्रोल बनाए रखने की पूरी कैपेसिटी हो, यानी आर्मी और पुलिस लॉयल और रिलायबल होनी चाहिए। 1946 का रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी एक बड़ा सिग्नल था। इसमें 20,000 से ज़्यादा सेलर्स शामिल हुए, कई शिप्स पर असर पड़ा और कई बड़े पोर्ट तक इसका इम्पैक्ट किया। ये सिर्फ रेशन या डिसिप्लिन का इश्यू नहीं था, ये ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ खुला विरोध था। ब्रिटिश ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक बात क्लियर हो गई, आर्म फोर्सेस की लॉयल्टी अब बिना सवाल वाली नहीं रही थी। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स ने भी कॉलोनियल सिस्टम को अनकंफर्टेबल बना दिया था। आईएनए मिलिट्री स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन लोगों में सिंपैथी थी। कोर्ट के बाहर सपोर्ट नजर आ रहा था। ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम ये थी कि रिप्रेशन का कॉस्ट बढ़ रहा था और पब्लिक सपोर्ट स्लिप हो रहा था। इसी सिचुएशन को हिस्टोरियन विलियम डैरमफिल अपनी बुक द लास्ट मुगल में एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि उनकी मॉरल डिफीट हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम को संभालना उनके लिए अनमैनेजेबल हो गया था। यहाँ अनमैनेजेबल सब इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है ओवरलोड। सिस्टम पर प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उसे कंट्रोल करना प्रैक्टिकल नहीं रहा। 1945 के बाद वर्ल्ड भी चेंज हो रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन नए सुपर पावर के रूप में उभर रहे थे। यूनाइटेड नेशन भी बन चुका था। सेल्फ डिटर्मिनेशन एक एक्सेप्टेड आइडिया बन रहा था। कॉलोनियल रिप्रेशन अब सिर्फ लोकल इश्यू नहीं था, वो इंटरनेशनल इमेज का इश्यू बन गया। ब्रिटेन को अपनी इकोनॉमी रिबिल्ड करनी थी। लंबी कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए स्ट्रैटेजिक बर्डन लगने लगी।
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बदल चुकी थी। 1945 में लेबर पार्टी पावर में आई। क्लीमेंट एटली का फोकस वेलफेयर स्टेट और डोमेस्टिक रिकंस्ट्रक्शन पर था। इंडिया में प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री प्रेजेंस उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। डिसीजन सिर्फ दिल्ली या बॉम्बे में नहीं, लंदन की पॉलिटिक्स में भी शेप हो रहा था। इस दौरान कम्युनल टेंशन बढ़ रही थी। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद बंगाल में वायलेंस हुआ, पंजाब अनस्टेबल हो गया। रिपोर्ट्स वार्न कर रही थी कि सिविल वॉर का रिस्क है। अगर ब्रिटिश रुकते तो उन्हें और ज़्यादा ट्रूप्स भेजने पड़ते। वॉर से थकी हुई पब्लिक और डेट में डूबी हुई इकोनॉमी के लिए ये पॉसिबल नहीं था। रेडक्लिफ कमीशन को बॉर्डर्स ड्रॉ करने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया। ग्राउंड सर्वे डिटेल में नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ को फुली समझने का वक्त नहीं था। ये सब जल्दी में हुआ। जूडिथ ब्राउन अपनी बुक मॉडर्न इंडिया द ओरिजिन्स ऑफ एशियन डेमोक्रेसी में लिखते हैं कि 1947 तक ब्रिटिश रूल चलाना सही या गलत का सवाल नहीं था। ये सवाल था कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। इसी को सपोर्ट करते हुए बिपिन चंद्रा अपनी बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि ब्रिटिश इतनी जल्दी सिर्फ इंडिया लीडर्स की स्ट्रैटेजी से नहीं गए, बल्कि सिस्टम खुद कमजोर हो चुका था। अगर हम सब फैक्टर्स को साथ देखें, इकोनॉमिक वीकनेस, मिलिट्री प्रेशर, पॉलिटिकल मूवमेंट, कम्युनल इनस्टेबिलिटी, इंटरनेशनल चेंज, डोमेस्टिक पॉलिटिकल शिफ्ट, तो 1947 एक सिंगल रीजन का रिजल्ट नहीं लगता। ये मल्टीपल प्रेसेस का रिजल्ट था। फ्रीडम मूवमेंट ने मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किए। वॉर ने ब्रिटेन की कैपेसिटी कम कर दी। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ने लेजिटिमेसी को चैलेंज किया। डोमेस्टिक प्रायोरिटीज ने एग्जिट्स को फास्ट कर दिया। जब ये सब एक साथ आए तब एम्पायर सस्टेन करना डिफिकल्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीडम स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बल्कि उसका रोल और क्लियर हो जाता है। नेशनल मूवमेंट ने प्रेशर क्रिएट किया और वॉर ने सिस्टम को वीक बना दिया। दोनों मिलकर ओवरलोड क्रिएट हुआ। माउंटबेटन का फास्ट टाइमलाइन एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। आइडिया ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी ट्रांसफर हो जाए, लेकिन इसने पार्टीशन वायलेंस को और पेनफुल बना दिया। ये एथिकल डिबेट अलग है, लेकिन स्ट्रैटेजिक लॉजिक क्लियर था। ब्रिटिश स्टेट अपनी एनर्जी डोमेस्टिक रीबिल्डिंग पर फोकस करना चाहता था। पावर नॉर्मली वॉलंटियरली सरेंडर नहीं करती। पावर तब विड्रॉ करती है जब उससे पकड़े रहना ज़्यादा महंगा हो जाता है। 1947 में ब्रिटिश एम्पायर ने मॉरल अवेकनिंग के थ्रू नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल कंपल्शन के थ्रू एग्जिट चूज किया। मॉरल फैक्टर इररिलेवेंट नहीं था, लेकिन फाइनल डिसीजन फीजिबिलिटी का था। गवर्नेंस तब तक चलती है जब तक कंट्रोल अफोर्डेबल हो और रेजिस्टेंट मैनेजेबल हो। जब दोनों वीकन हो जाते हैं, सिस्टम क्रैक करता है। 1947 हमें एक बड़ा लेसन देता है। नेशंस अपने डिसीजंस को आइडियल की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन रियल डिसीजन नंबर्स, रिस्क और सर्वाइवल पर बेस्ड होता है। और आखिर में सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश ने इंडिया को फ्रीडम दी या सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें मजबूर कर दिया? शायद दोनों एलिमेंट्स थे, लेकिन डिसाइसिव फैक्टर मॉरल पर्सुएशन नहीं, सिस्टमैटिक प्रेशर था। इसलिए इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन उससे समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि हिस्ट्री का पर्पस सिर्फ याद रखना नहीं, समझना भी।